नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर कांग्रेस जनों में खुशी की लहर देखने को मिली। अपनी खुशी का इजहार कार्यकर्ताओं प्रवक्ताओं ने आतिशबाजी के साथ किया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से हमारे संवाददाता ने प्रदेश की योजना विकास के मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सिंहदेव ने, आपको सुनाते हैं। विकास की सीमा नहीं होती। आप कितना भी कर लीजिए वो कम होगा। सबसे विकसित दुनिया का कोई शहर होगा या कस्बा होगा या जगह होगी, वो भी विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। आप अमेरिका में जाइएगा, वहां पर देखिएगा तो वहां कोई ठहरता नहीं विकास। तो विकास चाहे सरगुजा का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, इसमें कोई सीमा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बेहतर करते जाना है। सुविधाएं और संसाधनों का जो मॉडल राजपुर बिलासपुर को ये ठीक है, क्या हमारे क्षेत्र के लिए भी सही हो सकता है? संसाधन ही उतने नहीं होते। आप मैंने अमेरिका की बात शुरू में की, तो अमेरिका के हर कस्बा एक जैसा है क्या? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन है, अन्य बड़े वहां के शहर होंगे, सब एक जैसे। वहां भी ग्रामीण क्षेत्र है, वहां भी ग्रामीण क्षेत्र की तुलना बड़े शहरों से करिएगा तो बहुत अंतर होता है। हर संसाधन में, लोगों की उपस्थिति में, वहां की बिल्डिंग के स्वरूप में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक जैसा कहीं भी कभी भी हो ही नहीं सकता। कहीं दुनिया में कहीं भी एक जैसा नहीं हो सकता। उसको नहीं देखना चाहिए। अपनी जो परिस्थिति है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। पैसा कानून को आप किस रूप में पसंद करेंगे? कानून तो 1990 के दशक से है, उसके नियम अभी हाल में बने हैं, वो लागू होने चाहिए और उसके अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था बननी चाहिए, पंचायतों की व्यवस्था बननी चाहिए। पंचायती राज की एक बुनियादी कड़ी है जिसमें ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा की ओर उत्तरदायी अपना होगा और समय के साथ इसको डेवलप करना पड़ेगा। सरपंच कहेंगे हम किसी को जवाबदारी नहीं देंगे, हमको पब्लिक ने चुना है, हम ग्राम सभा को क्यों अपने जाके रिपोर्ट दें, हम क्यों ग्राम सभा से परमिशन दें। जहां पैसा नियम लागू है वहां पंचायत में भी जो सरपंच चुन के आते हैं वो आदिवासी समाज के ही हो सकते हैं। तो ये जो एक द्वंद्व की स्थिति भी हो सकती है, ये मेरा खेत, ये मेरा खेत, तो उससे बच के सकारात्मक रूप में जो परिकल्पना है कि वही मतदाता जो सरपंच को चुनते हैं वही समूह ग्राम सभा और समस्त ग्राम सभा में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर पंचायतें भी चलेंगी। इसको वहां तक ले जाना ये समय भी लगेगा, जिम्मेदारी भी लगेगी और जागरूकता भी लगेगी। हर गांव में पंचायतों को भी ये समझना होगा समय के साथ कि हमको जवाबदेही हमारी ग्राम सभा को रिपोर्ट करना, ग्राम सभा से बजट बनाना, ग्राम सभा से जो निर्णय होंगे उनको भी लागू करना। और अंतर अभी जिस बात का है कि जमीन को लेके जो मुद्दे आते हैं उसमें अभी जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो परामर्श का है, सहमति का नहीं। तो इसको विकसित करना है कि खास करके जमीन में खदान खुलना, अन्य बातें हैं जिसमें गांव की जमीन जाएगी, चाहे वो बांध बनना हो, रोड बनना हो, तो चर्चा अर्थात कि हमने बात की और कोई वजन ग्राम सभा का नहीं बनता। सहमति लेना ग्राम सभा की ये जागरूक व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। एक शब्द है जिसका जब हमने आत्मसात किया कि हम कुछ होने नहीं देंगे, ग्राम सभा के पास बात है, विकास रुक जाएगा। आपका पहला सवाल था विकास का, सड़क बनानी है, ग्राम सभा कहेगी हम जमीन नहीं देंगे। बांध बनाना है, ग्राम सभा कहेगी कि नहीं हमारे यहाँ जमीन डूबेगी, हम जमीन नहीं देंगे। और इस प्रकार के विकास के काम आएंगे। तो इसके बीच में
मेरा ये मानना है कि ऐसा भी अगर ग्राम सभा करे तो अंततः समय के साथ में वो जवाबदेही हमको ग्राम सभा को देनी चाहिए, सिर्फ चर्चा की नहीं, सहमति। तो उस दिशा में अभी हमको मेच्योर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस दिशा में हमको जाना है। आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता तथा जीवन शैली से आप मर्माहित हैं। अत्यधिक जीवन शैली भी आपने की है। यह संरक्षित भी रहे, सुरक्षित भी रहे और विकसित भी हो, मन में कुछ है। आपने पेशा नियम पेशा कानून की बात की, तो पुरानी सभ्यता, रीति रिवाज, अलग अलग धर्म के मानने वाले एक गांव में रह सकते हैं, आदिवासी अंचल में भी जहाँ पेशा नियम लागू होता है, वहाँ इस सभी धर्मों की व्यवस्था करना ये ग्राम सभा कर रही है। आप आदिवासी की बात करेंगे तो मान लीजिए कि एक गांव में कंवर रहते हैं, गोड़ रहते हैं, उरांव रहते हैं, खैरवार रहते हैं, नगेसिया रहेंगे, सबकी चलन अलग अलग। आदिवासी समाज और सभ्यता में कोई ऐसी एकरूपता भी नहीं है। जैसे आप हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें अनेकों भगवान, अनेकों पद्धतियां। आप ईसाई धर्म की बात करेंगे, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, तो और भी है। आप इस्लाम धर्म की बात करेंगे तो उसमें भी कई प्रकार के धर्म के राह पे चलने की व्यवस्थाएं हैं, कोई एक नहीं। कोई आदिवासी समाज के अंदर भी बात इसकी है कि किसी एक जाति विशेष की नहीं, आदिवासी धर्म और समाज की व्यवस्था एक नहीं है, लेकिन जितनी है वो सब उनको पालन करने वाले आदिवासी वर्ग के बने नाते उनको पूरी स्वतंत्रता और सुरक्षा होनी चाहिए, अपने नियमों का अपने लिए पालन। मैं अपनी बात आपके ऊपर ला दूंगा, ये व्यवस्था नहीं। आदिवासी समाज के अंदर भी अलग अलग मान्यताएं, कोई सन्ना की पूजा करते हैं, कोई बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, कोई तीसरे स्वरूप को मान्यता देते हैं। सभी स्वरूप सुरक्षित और संरक्षित होंगे। तो ये व्यवस्था बनानी है कि सिर्फ एक ही पूजा होगी वहाँ मानव समाज में। सबकी जो पद्धतियां हैं सबको सुरक्षित और संरक्षित करके स्वतंत्र रूप से उस वर्ग के लोग अपने रीति रिवाज से अपने जीवन को चलाएं, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए। हमारा सोचना यह सिर्फ टाइटल ना हो, वास्तव में हो सकता है, यानी तेंदु पत्र संग्रह को संपन्न किया जा सकता है। नीति क्या होनी चाहिए? ये सामने सुना यह सिर्फ टाइटल ना हो, वास्तव में हो सकता है, यानी तेंदु पत्र संग्राहकों को संपन्न किया जा सकता है। नीति क्या होनी चाहिए? तेंदु पत्ता से बीड़ी, तेंदु पत्ता का उपयोग जो भी देखा जा रहा है बीड़ी बनाने में होता है। बीड़ी हम ये देखते हैं कि वो वर्ग अमूमन उसका सेवन करता है जो आर्थिक रूप से कम है। तेंदु पत्ता से पूरा हमको जीवन आधारित कर देना कि पूरी अर्थव्यवस्था समाज की तेंदु पत्ते के ऊपर, जहाँ तेंदु पत्ता होता है तो हर जगह तेंदु पत्ता होता है, तो जिन क्षेत्रों में तेंदु पत्ता होता है उसमें उतनी ही कीमत दी जा सकती है तेंदु पत्ते की, जितने में तेंदु पत्ता को बढ़े हुए दर पे अगर बेचा जाए तो बीड़ी खरीदने वाले को पोसाए कि हम उसकी पत्ते की बीड़ी खरीद सकते। तो ये एक संतुलन रहता है। उसमें पहले मान लीजिए चिरौंजी इत्यादि का बात आता है तो नमक में कहते थे लोग कि अदला बदली कर दिया जाता था और बहुत नुकसान होता था लोगों को। उसकी चिरौंजी या वनोपज की जो कीमत होती थी उसको एक्सचेंज में, ऑर्डर में जो पुराना सिस्टम था कि हम नमक में दे दिया तो 1 रुपए का नमक और 10 रुपए का तेंदु पत्ता, 10 रुपए को नहीं तेंदु पत्ता
1 रुपए के नमक के बराबर बिक जाता था। जिसमें आज आपको तेंदुपत्ता की कीमत मिल रही है, नमक के आप इतने में संतुष्ट होकर ले लेते, उसकी तुलना करिएगा बहुत कम मिलता है। तो वहां से आपने बढ़ा के व्यवस्था को लाया कि आज छत्तीसगढ़ में पूरे देश में जितना नहीं मिल रहा है, 4,000 रुपये मानी पूरा उसकी कीमत मिल रही है। 1000 गड्डी तेंदुपत्ता की 50 पत्ते की अगर आप लाते हो आपको 4,000 मिल रहा है। अब आप कहिए कि 20,000 दे दीजिए, तो बीड़ी कौन पिएगा? बीड़ी पीने वालों को उस रेट में बीड़ी का भाव नहीं पोसाएगा। उतना संतुलन बनाना पड़ता है, इधर शोषण भी ना हो और उधर उपयोग करने वालों के लिए भी ऐसे दाम पे मिले, वो भी कोई बड़े महलों में रहने वाले या बहुत संपन्न व्यक्ति हों, वो उसका सेवन नहीं करते, उसके बीच में रास्ता निकलता है। और अभी छत्तीसगढ़ में संभाग स्तरीय युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुए हैं। बनने के बाद शिक्षा का विस्तार हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद 6 नए मेडिकल कॉलेज खुले। हमारी सरकार बनने के बाद में 2 नई यूनिवर्सिटियाँ खुली। हमारी सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न सिर्फ शिक्षा, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि देश छत्तीसगढ़ को अपना पहला शिक्षक राज्य बनने के 18 साल बाद मिला। 18 साल तक इस प्रदेश में सिर्फ शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति होती थी। सीधे शिक्षक की भर्ती भूपेश बघेल ने चालू की। सीधे का मतलब यह है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया गया। पिछले 5 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की। आज ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भर्तियां नहीं हो रही। हर विभाग में भर्तियां हो गई। 5 साल में हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया। ये भूपेश है तो भरोसा है, युवाओं ने ये भरोसा और ज्यादा उनके सर चढ़ते। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस बातचीत में धनंजय सिंह ठाकुर ने युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश है और यहाँ के जो युवा हैं वो आने वाला भविष्य है छत्तीसगढ़ का। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की योजनाएं जो हर वर्ग को प्रभावित करती है, हर वर्ग को लाभान्वित करती है। अब देखेंगे 90 विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम भूपेश बघेल जी ने आयोजित किया। जनता के बीच गए, जनता के सवालों को जवाब दिए, जनता की समस्याओं को निराकरण किए, सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाया। भरोसे का सम्मेलन में किसानों का जो भरोसा भूपेश बघेल जी के साथ खड़ा रहा, सरकार के साथ खड़ा रहा। और उसके बाद जो भेंट मुलाकात युवाओं से कर रहे हैं, युवाओं के सुझाव जो आते हैं, युवाओं से जो चर्चा उनकी होती है, युवाओं की जो समस्याओं को निराकरण करते हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। युवा इससे खुश है कि राज्य का मुखिया युवा के पास आकर पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आपको क्या चाहिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या जॉब चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होनी चाहिए, उनकी समस्या क्या है। तो निश्चित तौर पर जब जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उनके जब सुझाव आएंगे तो आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें बेहतरी से कर पाएंगे, उसमें सुधार लाएंगे, गुणवत्ता लाएंगे। और यही काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ऐसी कौन सी बात है यहाँ, क्या है उनमें जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? सरलता, सौम्यता, सहजता, अपनापन, छत्तीसगढ़ी भाषा में उनसे चर्चा करना, लोगों की भावनाओं को समझना, युवाओं की भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करना, सबकी बात सुनना, सबका जवाब देना, सहनशीलता, यही उनकी खासियत है। इसलिए वो उसको भाई। एक बात आज छात्र ने कही कि ऐसा लगता है कि पहली बार कोई छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बना है। क्यों ये भावना है बच्चों में? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की हम जब बात करते हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए। जब हमारे पूर्वजों ने, चाहे हमारे पूर्वज छत्तीसगढ़ के हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का सपना देखे थे, उन लोगों ने जो भावनाएं थी कि छत्तीसगढ़ में वन संपदा है, छत्तीसगढ़ में सारी संपदाएं प्राकृतिक दी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग है, यहाँ के किसान है, यहाँ के ओबीसी वर्ग है, यहाँ के वर्ग, उनको लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जो छत्तीसगढ़िया वाद के खिलाफ रही है, छत्तीसगढ़ियों की भावना विपरीत काम करते रही। मूल काम भ्रष्टाचार करना था, जो छत्तीसगढ़ की भावना को चलने काम किया था। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, सरल स्वभाव के हैं, सहज हैं, तो वो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ियों को जो भावनाएं थी उनका जो आकार दिया है
किसानों को जो धान कीमत दे रहे हैं, कर्ज मुक्त किए हैं, बिजली की सुविधाएं प्रदान किए हैं, छत्तीस कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहार को अपना एक स्थान दिलाए विश्व में। लोगों को लग रहा है ना कि आज छत्तीसगढ़िया जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ उनका ही छत्तीसगढ़ है। ये भावनाएं उनके बीच में अगर आई है तो भूपेश बघेल सरकार जी के द्वारा किए गए काम, यही वो प्रदेश है जहाँ लाल गमछा पहन के अगर कोई सड़कों पर निकल जाता था तो उसे भाजपा के लोग इस प्रकार से प्रताड़ित करते थे। अगर कोई भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ी में बात कर दे तो कहीं न कहीं उसको एक तिरस्कार के नजर देखा जाता था। आज वही भाजपा कार्यालय में अगर छत्तीसगढ़ संस्कृति कल्चर का परंपरा का आयोजन हो रहा है, छत्तीसगढ़ के खान पान वहाँ पे महक रहे हैं, भाजपा नेता का छत्तीसगढ़ मतारी के चरणों में माल्यार्पण अर्पण करने मजबूर हुए हैं, अगर भाजपा नेता छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं तो कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कामों का प्रयास है। इसीलिए जनता कह रही है कि ये सरकार उनकी सरकार है, ये सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। भविष्य बच्चों के हाथ में है, बच्चे अपने मुख्यमंत्री से प्यार कर रहे हैं, प्रभावित है। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा आपसे कि छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश है और यहाँ के युवा आने वाला हमारा भविष्य है। हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको इस राज्य के भविष्य बनाने के लिए। निश्चित तौर पर युवा आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश जो युवा प्रदेश है उसको अपने साथ में कंधों में बिठाकर उंगली पकड़कर एक नई दिशा देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सोच है यही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह से चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। तैयारी चल रही है और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, अच्छी योजनाएं लॉन्च की और जनता से जुड़े रहे, सबसे बड़ी बात यह है। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया, सारे विधायक मंत्री ने अच्छा काम किया। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार फिर से रिपीट होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं दी हैं जनता को। चाहे हम कर्ज माफी योजना की बात करें, चाहे राजीव या मितान क्लब के गठन की बात करें, चाहे बेरोजगार भत्ता की बात करें, चाहे स्वास्थ्य संबंधी, आज अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो पहले से बहुत बेहतर हो चुका है जो सिस्टम है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ योजना है। और स्वामी आत्मानंद की अगर बात करें तो उससे बड़ा वो तो मतलब एक पूरे देश के लिए एक सबक हो गया, इतना अच्छा योजना। जी, धरातल में कैसे योजना का प्रचार कर रहे हैं? तो हमारे जो पोलिंग बूथ के लोग हैं उन लोग लग चुके हैं। हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो NSY के युवा लोग हैं, चाहे यूथ कांग्रेस के, चाहे महिला कांग्रेस, सब अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। अभी रायपुर का भी आप दौरा करके लौटे हुए हैं, तो उस पर क्या चर्चा चल रही है? वो स्काउट गाइड की एक मीटिंग थी, तो उसमें भी रायपुर के विधायक हैं जो सत्यनारायण शर्मा जी और महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर जी, वो भी थे। तो वहाँ भी काफी अच्छा काम हुआ है, उनके क्षेत्र में भी अच्छा, लोगों में हर्ष है। जी, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत किया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत है और पूरी जनता को पता चल चुका है कि मोदी जी ने ये गलत किया था। कभी पराजित नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने जो राहुल गांधी को सजा दिया था, तो उस सजा का मैक्सिमम अधिकतम दिनों की सजा क्यों दी गई? यदि वो सजा एक दिन कम रहता तो इनकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं होती। यह गौर करने वाला विषय है और हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व सहित सभी लोगों को इसी बात पे आपत्ति थी कि वो सजा को अधिकतम क्यों किया गया, एक दिन कम ही क्यों नहीं किया गया। तो क्या इसके पीछे मंशा कुछ ऐसी तो नहीं थी कि उनकी सांसद सदस्यता को ही समाप्त किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया, जो निर्णय होना था वही निर्णय दिया। हम सब इससे खुश हैं और जब आपके नेता किसी मामले में जो सजा उनको सुनाई गई है उस पर यदि स्थगन लगता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के समस्त लोगों में
ऊर्जा का संचार होता है, और यदि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है तो आने वाले समय में इसका फायदा भी पार्टी को मिलेगा। परंतु मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि बीजेपी और जो कानून मंत्री हैं उनके द्वारा सोची समझी कोई चाल होगी उसकी राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म करने के लिए? बिल्कुल, इसके पहले निचली अदालत का फैसला देखने से ऐसे ही लगता है, परंतु अदालत के फैसले के विरुद्ध में कोई बात करना उचित नहीं है। अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है। हमने जो निचली अदालत का फैसला था उसको भी स्वीकार किया था, और कानूनन लोकतंत्र में अधिकार है कि आप निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ले जाके दायर कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमने दायर भी किया और ये फैसला हमारे पक्ष में आया है। तो कानून के सम्मान में हम सब हमेशा खड़े हैं, लोकतंत्र के सम्मान में खड़े हैं। इस निर्णय का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। बात करें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की, तो 24 घंटे में उनकी सदस्यता समाप्त की जा चुकी थी, लेकिन वापस जिसे सदस्यता देते हैं तो कितने घंटे लग सकते हैं? क्या इसमें भी भाजपा की कुछ रणनीति बनाई होगी? इसी बात को तो पूरे देश को देखना है, इसी बात को पूरे देश को समझना है। हमारी मांग है कि उनकी सदस्यता को 24 घंटे के अंदर में ही, जब लोअर कोर्ट का निर्णय आया, सजा का निर्णय आया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमारा केंद्र सरकार के कानून मंत्री या वहां के अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 24 घंटे में सदस्यता समाप्त की गई, तो क्या वो 24 घंटे में सदस्यता वापस देंगे? ऐसे भी 24 घंटे तो चंद 2-3 घंटे के बाद हो जाना है। मुझे उम्मीद कम लगती है, परंतु हमें उम्मीद में जीना है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पुनः धन्यवाद देते हैं और इस सरकार से न चाहते हुए भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया जाए। जैसे बात करें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के बाद बीजेपी चाहती थी कि राहुल गांधी पूर्ण रूप से कि अपनी जो पार्टी के समर्थन में जो काम कर रहे थे वो कहीं न कहीं उनको लॉस होने का मंशा थी। लेकिन एक तरफ से देखें जैसे कि वो सांसद के तौर पर जो कार्य कर रहे थे, लेकिन आज सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या होता है कि किसी भी की योग्यता को आप गैर कानूनी ढंग से दबाने का प्रयास करेंगे तो व्यक्तित्व और उभरता है और उस व्यक्तित्व में और निखार आता है। राहुल गांधी जी के साथ यही हुआ। बड़ी बेबाकी के साथ राहुल जी संसद में अपनी बात को रखते थे, निर्भयता से रखते थे, निडरता से रखते थे। उनकी आवाज को कुचलने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और पुनः राहुल जी गरजेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए वो एक मुखरता से अपनी बात को लेकर उपस्थित होते हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी जी की भी गर्जना हमको लोकसभा में दिखने को मिलेगा। बात करें राहुल गांधी की सदस्यता पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रोक लगाई है, तो भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी एक प्रकार से कांग्रेस की जो जनप्रतिनिधि है या आम जनता है काफी उत्साहित नजर आए हैं। यहाँ तक कि देखे थे अपने रायपुर में भी कांग्रेस सदस्यों द्वारा काफी मिठाई बांटा गया है। इसमें बीजेपी द्वारा देखे तो किस तरह की माहौल है अभी वर्तमान समय पर? मुझे लगता है कि बीजेपी को शौक लगा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लोगों को भी शौक लगा है और जनमानस में इस खुशी को, अब मिठाई बांटना तो एक खुशी को जाहिर करने का तरीका होता है। लोगों को अच्छा लगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लोगों को भाया, उनको लगा कि सत्य की जीत हुई है, इसलिए वो खुशियां मनाए। और जो लोग आवाज को दबाने के प्रयास करने में, षड्यंत्र में शामिल थे, उन लोगों को सांप सूंघ गया है। वो अपनी बात को, अपने मुंह को बंद करके अगल बगल झांक रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।